भोज मुक्त विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस वर्चुअल व्याख्यान माला में स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आपके सम्मुख हूँ और आज आपको बताने जा रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड चेंजेस, जाति व्यवस्था और इसमें आने वाले आधुनिक परिवर्तन। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक बहुत ही विशिष्ट अनोखी विशेषता है जो समाज को एक ओर जहां सामाजिक संरचना की दृष्टि से विभाजित करता है और उसी दूसरी ओर श्रम विभाजन और कार्य विभाजन की दृष्टि से भी विभाजित करता है, जिससे सालों तक, वर्षों तक वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के रूप में हमारा समाज कहीं न कहीं पर व्यवस्थित रहा, संगठित रहा और हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने झंडे गाड़ सकी। आज संपूर्ण विश्व में भारतीय सामाजिक परंपरा का एक इतिहास है, नाम है और गौरवशाली सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा है। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग इसी परंपरा और इसी जाति व्यवस्था के बारे में समझते हैं कि जाति क्या है, कहाँ से आई है, जाति किस तरीके से समझी जा सकती है, इसके क्या लाभ थे, क्या हानियां हैं और आज आधुनिक समय में स्वतंत्रता के पश्चात और कालांतर में धीरे धीरे किस प्रकार से इसमें क्या परिवर्तन आते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जाति व्यवस्था बताने के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं जिसमें जजमानी व्यवस्था बताई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में 4 जातियां थी जो कि जिसमें हमारा समाज बटा हुआ था। जजमानी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इसमें थी। प्रत्येक जाति के अपने जजमान होते थे और अपने दूसरे अधीन व्यक्ति होते थे जिनको अधीन कहा जाता था। खैर, ये तो जाति व्यवस्था का एक स्वरूप है। इसके अलावा और व्यवस्थित तौर पे समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखने के लिए और जाति के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जाति क्या है। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुई है, जिसका तात्पर्य प्रजाति, नस्ल या भेद है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि चाहे कोई भी कंट्री हो, कितना भी विकसित देश हो, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जाति पाई जाती है। दूसरे देशों में, दूसरे कॉन्टिनेंट में, दूसरे जो द्वीप हैं उनमें प्रजाति और नस्ल पाई जाती है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से जाति केवल भारत में ही पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यह शब्द लैटिन, कौन सा शब्द? कास्ट शब्द लैटिन भाषा के कास्टस के अत्यंत निकट है, जिसका अर्थ है विशुद्ध। कोई भी जाति में जब कास्ट इंग्लिश शब्द का उपयोग किया जाता है, उसका मतलब कि यह एक विशुद्ध ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर टाइप की विशेषताओं को इंगित करता है। कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 में ग्रेसिया डियोट ने प्रजाति समूहों के विभेद के लिए किया था। जाति व्यवस्था का प्रभाव भारत में रहने वाले अन्य धार्मिक समूहों जैसे मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं सिखों की सामाजिक व्यवस्था पर भी कहीं न कहीं आंशिक और पूर्ण रूप से दिखाई देता है। विद्यार्थियों, जाति मुख्य तौर पे भारत में 4 पाई जाती थी, जो पहले वर्ण के तौर पे पाई जाती थी और वर्ण के 2 अर्थ समझे जाते थे। पहला तो वर्ण यानी कि एक विशिष्ट ग्रुप, और दूसरा वर्ण यानी जिसने जो पेशा, जो व्यवसाय का चुनाव किया वह उसका ग्रुप था, वह उसका व्यवसायिक ग्रुप था, उसी तरह की उसकी जीवन शैली थी और उसी तरीके से उसके कार्य करने का तरीका था, उसी नाम से जाने लगे। उदाहरण के लिए आप इस चित्र में देख सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र। और यहाँ एक दूसरे पिरामिड के माध्यम से भी बताया गया है कि सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च सामाजिक स्थिति पे थे, क्षत्रिय या वॉरियर या किंग्स जो थे वो उससे कम स्थिति पर थे, यानी कि कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से वो ब्राह्मण से थोड़े निम्न स्तर पे हुआ करते थे। वैश्य मर्चेंट या व्यावसायिक होते थे, जो कि क्षत्रिय की दृष्टि से तुलनात्मक दृष्टि से कम स्थिति में हुआ करते थे, कम सामाजिक स्तर पर हुआ करते थे। और शूद्र कॉमनर्स होते थे, जो कि सर्वेंट होते थे। और अनटचेबल की भी एक कास्ट बताइए। ये काफ़ी पुरानी व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। हालांकि भारतीय संवैधानिक दृष्टि से समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकारों के तहत अब इनका एबॉलिशन हो गया है और इस प्रकार के अनटचेबल्स को क्राइम के रूप में किया गया है। लेकिन जब हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों का जिक्र करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए यह वाली बातें आपको बताई गई हैं। इस पिरामिड में आपने ये भी देखा, इंगित किया है, आपको ये बताया गया है कि ब्राह्मण जो थे वो एकेडमिशियन या शिक्षा शास्त्री हुआ करते थे, पढ़ते पढ़ाते थे, पांडित्य का काम करते थे, समाज को ज्ञान देने का कार्य करते थे। वहीं क्षत्रिय समाज की रक्षा का कार्य करते थे। वैश्य उदर पूर्ति का काम करते थे, व्यवसाय का काम करते थे। वहीं शूद्रा कॉमनर्स होते थे, जो सेवा संबंधी सभी कार्य करते थे। तो देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से कोई भी वर्ग छोटा या बड़ा नहीं था, हर वर्ग, लेकिन एक सामाजिक संस्तरण पाया जाता था, उच्चता और निम्नता का एक क्रम पाया जाता था। इन जातियों की अपनी कुछ विशेषताएं थीं, जो कि अपनी व्यवसायिक क्षमता के हिसाब से थी। जैसे कि शूद्रास को अनटचेबल्स बाद में कालांतर में डिक्लेयर किया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि वो सेवा संबंधी कार्य करते थे, और जो कार्य करते थे वो थोड़ा मलिन किस्म के होते थे, मलिन प्रकार के होते थे, जिससे कि धार्मिक कार्यों में उनका प्रभाव नहीं था। ये बात अलग है कि जाति व्यवस्था के बाद में दुष्प्रभाव हुए, और दुष्प्रभाव के चलते हुए किसी वर्ग विशेष को पीछे छोड़ दिया गया और उन्हें अनटचेबल कह के अमानवीय स्थिति में भी अमानवीय व्यवहार भी किया गया, जो कि कहीं भी मानवीय दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त आइए देखते हैं कि जे.एच. हट्टन ने या हर्बर्ट रीजले ने जाति को किस प्रकार से परिभाषित किया है। क्योंकि जब भी आप कोई आंसर लिखने जाते हैं तो आपको किसी न किसी समाजशास्त्री के हिसाब से ये जरूर बताना होगा कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के अनुसार जाति ग्रुप को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जे.एच. हट्टन के अनुसार हम चर्चा करते हैं। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित व एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांसारिक रूप से निर्धारित होते हैं और इसी प्रकार एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। तो आपको समझ में आया, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज आत्म केंद्रित यानी सेल्फ डिपेंडेंटली कोई काम करते हैं और विभाजित रहते हैं। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय से, क्षत्रिय वैश्य से, वैश्य शूद्र से, यानी सब एक दूसरे से अलग हैं। इन इकाइयों यानी इन जातीय इकाइयों में पारस्परिक संबंध उच्चता एवं निम्नता का होता है। जैसा कि मैंने अभी एक पिरामिड के माध्यम से आपको बताया था कि एक संस्तरण पाया जाता है और सांस्कारिक रूप से संबंध निर्धारित होते हैं, यानी जिसके जो संबंध होते हैं उसके अनुसार उसको उसी प्रकार का रिस्पेक्ट दिया जाता था। सर हर्बर्ट रीजले ने भी जाति को बड़े ही सुंदर रूप में परिभाषित किया है। जाति परिवारों या कई परिवारों के समूह का संकलन है जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता है तथा पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है। यानी कि जो व्यवसाय होता है वो वंश दर वंश चलता रहता है। अगर ब्राह्मण है और उसके परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो उसका बच्चा भी ब्राह्मण के तौर पर ही कार्य करता था। तो स्वतंत्रता के पहले तक ये व्यवस्था थी।
इसके विषय में इसमें आए परिवर्तन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे चल के बात करते हैं, पहले हम इसको समझ लें। तो यहाँ जो विशुद्ध जातियाँ जिसको की बात हम कर रहे हैं, विशुद्ध जातियाँ अपने परंपरागत व्यवसाय को स्वीकार करती थी, और जो लोग विचार कर सकते हैं उन लोगों के लिए सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट होता है। यानी विचारवान लोगों का एक विशिष्ट समूह होता है, वह विशिष्ट समूह सजाति होता है, यानी एक सी जाति का समूह होता है। देखिए, इसके अतिरिक्त एक परिभाषा मैं और बताना चाहूंगी। जाति मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। ये बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है जो सीधे सीधे ये बताती है जाति वर्ग ही है। लेकिन ये वर्ग कैसा है? ये वर्ग ऐसा है जिसमें कि यह काफ़ी बंद है, और इसमें अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता से आना चाहे या जाना चाहे, उसकी मेंबरशिप लेना चाहे या मेंबरशिप को निरस्त करके दूसरे ग्रुप में शामिल होना चाहे, तो वो संभव नहीं है। जाति जन्म पर आधारित होती है, और यह एक बंद वर्ग है जो उच्च भी हो सकता है, निम्न भी हो सकता है, लेकिन जाति एक वर्ग की सभी विशेषताओं को अपने में समाहित करने के बावजूद भी एक ऐसा वर्ग है जो कि जिसमें खुलेपन की विशेषता नहीं है। वर्ग की ये विशेषता होती है कि वो खुला होता है, लेकिन जाति की ये एक विशिष्ट संकेत होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दर्जे पर पहुंच जाए, चाहे वह राष्ट्रपति हो जाए, चाहे वह निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति चाहे उसे कितना भी पसंद करे या ना पसंद करे, वह उस जाति में नहीं आ सकता जब तक कि विवाह संबंध ना हो या जन्म संबंध ना हो। जाति की सदस्यता दो तरीके से मिलती है। वैसे तो जन्म पर आधारित होती है, और परंपरागत जातियां जो होती थी वह जन्म से ही निर्धारित होती थी, और वैवाहिक बंधन भी एक जाति से दूसरी जाति में रिस्ट्रिक्ट होते थे। लेकिन आधुनिक समय में विवाह के आधार पर जाति में थोड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, जिस पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो आप लोगों ने समझा कि जाति एक बंद वर्ग है जो जन्म पे आधारित होती है, जन्म से ही किसी परिवार विशेष में जन्म लेने से प्राप्त होती है। इसका एक विशेष व्यवसाय होता है। आइए इन विशेषताओं के आधार पर जाति की विशेषताओं पर और चर्चा करते हैं। एन.के. दत्ता ने जाति प्रथा की निम्नलिखित संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। निम्नलिखित की बजाय उसको इस प्रकार कर दीजिए। मुझे पता था कि यह आएगा। फिर यहाँ रोक दूं।